जयसिंह शक्ति, आज हम महाराणा सांगा की पुण्यतिथि के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। महाराणा सांगा मध्यकालीन इतिहास में अद्वितीय महापुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उनके जैसा महापुरुष, उनकी तुलना में जो दूसरे लोग हैं, वो अपने आप में अलग तरह का व्यक्तित्व महाराणा सांगा है, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने अपने आसपास के जितने लोग थे उनसे, आसपास में जो भी दूसरे शासक थे, विशेष रूप से जो मुस्लिम शासक थे, विधर्मी शासक थे, उन सब से संघर्ष किया। और सबसे बड़ी विशेषता उनकी है कि उन्होंने किसी भी अपने समकालीन राजपूत शासक पे, या जिसको कह सकते हैं स्थानीय जो शासक थे, भारत के शासक थे, उनमें किसी पर भी आक्रमण नहीं किया। और स्वाभाविक रूप से सभी के वो नेता बन गए, किसी को भी दबाए बिना, किसी पे भी प्रभाव जमाए बिना। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना था कि वो पूरे उस समय के पूरे हिंदुस्तान के, उत्तरी भारत के नेता के रूप में, हिंदू जो शासक थे उन सब के नेता के रूप में माने गए। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ और उनका देहावसान आज ही के दिन 30 जनवरी 1528 को हुआ। इस प्रकार से वो कुल 46 वर्ष जिए। उन 46 वर्षों के जीवन में भी यदि देखें तो जब 23 वर्ष के थे तब तक वो मेवाड़ में, और बड़े भाई जो उनके थे पृथ्वीराज और जयमल, उनके प्रभाव में रहे। वो बड़े थे इसलिए उनका महत्व माना जाता था। लेकिन 23 वर्ष की उम्र में जब वो थे 1504 में, तब उनके साथ 1505 में उनके साथ एक घटना हुई। एक जो देवी थी, जो देवी का अवतार थी चारण, उन्होंने इस तरह का भविष्यवाणी की कि महाराणा सांगा ही मेवाड़ के महाराणा बनेंगे। तो उनके बड़े भाई उन पे आक्रमण कर देते हैं और वहां से वो फिर भाग जाते हैं, वो संघर्ष से बचने के लिए कि भी मेरे घर में ही संघर्ष नहीं हो, इसलिए मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। और 4 साल तक वो अनाम जीवन जीते हैं अपनी पहचान को छिपाकर। और फिर जब दोनों भाइयों की कंवरपने में मौत हो जाती है, तब फिर वापिस मेवाड़ आते हैं और 1509 में शासक बनते हैं। तो 1509 से लेकर और 1528, मात्र 19 वर्ष का शासनकाल। और 19 वर्ष के शासनकाल में 19 युद्ध उन्होंने बड़े बड़े किए और उन सभी युद्धों में जीते, केवल लास्ट में खानवा के युद्ध के अलावा। 18 युद्ध में उन्होंने सामने शत्रुओं को पराजित किया, और पराजित करके, और ऐसा नहीं कि जैसे दूसरे मुस्लिम शासक हुआ करते थे सामने वाले को समाप्त कर दिया, कैद भी कर लिया। उसके बावजूद भी कैद किए हुए दुश्मन का भी उन्होंने इलाज करवाया, और इलाज करके उसको स्वस्थ करने के बाद में जब उसने माफी मांग ली, तब उसको मुक्त कर दिया। इस तरह का अद्वितीय, जितने वीर थे उतने ही सरल हृदय, कोमल हृदय भी थे, उतने ही बड़े दानवीर भी थे। महाराणा कुंभा ने जो परंपरा प्रारंभ करी चित्तौड़ में, उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। और फिर खानवा का युद्ध, का युद्ध है, पूज्य धन सिंह जी ने उनको कुशल संगठन माना है, और पूरे उस समय के उत्तर भारत के शासकों के स्वाभाविक नेता के रूप में उभरे। और सभी उनके ध्वज के नीचे, उनके ध्वज के नीचे लड़ना उन लोगों के लिए, तत्कालीन शासकों के लिए गर्व का विषय था। और केवल हिंदू नहीं, ये मेवात के जो शासक थे, मुस्लिम शासक, वो भी उनके साथ लड़े। इस प्रकार से यदि देखें तो महाराणा सांगा का अद्वितीय व्यक्तित्व जो था, वो अपने आप में संगठनात्मक दृष्टिकोण से, संगठन के दृष्टिकोण से, वीरता के दृष्टिकोण से, साम्राज्य निर्माण के दृष्टिकोण से, आतताइयों को सजा देने के दृष्टिकोण से, और उन सब से बड़ा बात देखें कि जिन मीराबाई की अपन बात करते हैं, उन मीराबाई के ससुर सांगा जी जब तक सांगा रहे तब तक मीराबाई को कोई तकलीफ नहीं हुई, जबकि उनके पति भोजदेव पहले ही उनका देहावसान हो चुका था। और फिर वो भोजराज जैसा पुत्र उनका, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो मीरा के सखा बनकर रहे और मीरा को पूरा संरक्षण प्रदान नहीं किया, अपने आप को मीरा का सेवक माना, जिनके प्रभाव के कारण मीराबाई है वो भगवान कृष्ण का इस तरह से आराधना कर पाई और इस स्थिति तक पहुंच पाई। तो सभी प्रकार से कोई भी उनके व्यक्तित्व, और फिर इतना संघर्ष कि एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, एक पैर नहीं, कहते हैं उनके शरीर पे 80 घाव थे। और फिर भी अंतिम समय तक, जब खानवा के युद्ध के बाद घायल हो जाते हैं, तो उसके बाद में भी वापस चित्तौड़ नहीं लौटते कि जब तक बाबर को नहीं हराऊंगा तब तक चित्तौड़ नहीं जाऊंगा।
और फिर उसके लगभग 1 साल बाद चंदेरी का युद्ध होता है। उस चंदेरी के युद्ध में वापस संघर्ष करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन दुखदायी बात यह रही कि उनको वहां पर विष दे दिया जाता है और उनका देहावसान हो जाता है। महाराणा सांगा के बारे में हम सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं राजवीर सिंह जी चलकोई, जो इतिहास के विद्यार्थी हैं, इतिहास के अध्येता हैं और अच्छे इतिहास के ओरेटर भी हैं, बताते भी हैं, जानकारी बहुत है और उसी तरह से उसको प्रकट करना भी जानते हैं। तो मैं राजवीर सिंह जी से अद्भुत व्यक्तित्व के बारे में हम सब लोगों को जानकारी दें। राजवीर सिंह जी चलकोई। जय संघ शक्ति। आवाज आ रही है मेरी? राणा सांगा, जिनकी कि आज अपने पुण्यतिथि मना रहे हैं, 30 जनवरी 1528 को उनका निधन होता है। अक्सर भारत में जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनके अंदर ये देखा गया है कि उनका बचपन बड़ा अलग प्रकार से बीता है, या उनके अपने शासन पर बैठने से पहले या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर आने से पहले उनका जो व्यक्तित्व रहा है वो अलग प्रकार का रहा है। सांगा के चरित्र में भी हमें ये विशेषता देखने को मिलती है। सांगा के जो दादाजी थे कुंभा, मेवाड़ का वास्तव में जो चरमोत्कर्ष है वो कुंभा के समय पहुंचता है। कुंभा न केवल अपने समय के बहुत बड़े योद्धा हुए, बल्कि कला संस्कृति के मामले में कुंभा से बड़ा उन दिनों उत्तर भारत में कोई बड़ा राजा नहीं था। उत्तर भारत में 3 बड़ी रियासतें हुआ करती थी तब, एक दिल्ली, एक गुजरात और एक मालवा। मेवाड़ के अतिरिक्त 3 रियासतें थी। कुंभा गुजरात और मालवा को दोनों को अलग अलग हराते हैं, दोनों एक साथ आते तो भी हराते हैं। दिल्ली उन दिनों इतनी कमजोर थी कि दिल्ली की सत्ता दिल्ली से पालम तक थी, तो दिल्ली के साथ लड़ने का कोई मतलब भी नहीं था। कुंभा के बाद कुंभा के एक बेटे कुंभा को मार के राजा बनते हैं उद्दा। उन दिनों में मेवाड़ में बड़ा बिगाड़ हुआ और मेवाड़ का जो प्रभुत्व था वो कहीं कमजोर पड़ने लग गया था। पर उद्दा को हटा के उनका भाई रायमल बनता है। रायमल वापस उस प्रभुत्व को ऊपर लेके जाना चाहता है और ऊपर लेके जाता भी है। रायमल के सबसे बड़े बेटे हैं पृथ्वीराज, जिनको कि उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता है, जो कि उन दिनों अपने तीव्र गति से हमलों के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने लल्ला खान को हराकर उस समय टोडा जीता था और सोलंकियों की राजकुमारी तारा से शादी की थी, जिनके नाम पर अजमेर के किले का नाम तारागढ़ पड़ा था। पृथ्वीराज स्वाभाविक रूप से मेवाड़ के अगले राजा हैं, वो अगले राजा बनेंगे। पृथ्वीराज से एक छोटे भाई और है जयमल, वो भी राजा बनने के उत्तराधिकारी हैं। और तीसरे बेटे हैं सांगा। वो तीनों समान रूप से योग्य थे, तीनों के अंदर राजा बनने की अभिलाषाएं रही होगी उस समय। उनके एक चाचा थे जिनका नाम था सारंग देव। एक बार उन्होंने कहा कि तुम आपस में एक दूसरे से बहस करते हो इस बात को लेकर कि अगला राजा कौन बनेगा, तो क्यों ना हम किसी से पूछ लें कि अगला राजा कौन बनेगा जो भविष्य बता दे। चित्तौड़ के पास में भीमल नाम का गांव था, वहां पे एक चारण देवी हुआ करते थे। उनसे जाकर उन्होंने भविष्य पूछा और उन्होंने बताया कि अगला जो राजा है वो सांगा बनेगा। ये बात सुनकर पृथ्वीराज और जयमल उन पर आक्रमण करते हैं। सांगा की आंख चली जाती है उस आक्रमण के अंदर। सांगा वहां से निकलते हैं और राजसमंद में गांव पड़ता है सेवंतरी। उस सेवंतरी गांव में रूपनारायण जी महाराज का मंदिर था। वहां पर मारवाड़ के जेतमालोत राठौड़ों का एक दल रुका हुआ है, जिनके नेता है बिद्दा। बिद्दा जेतमालोत के पास सांगा वहां पर लथपथ हालत में पहुंचते हैं। बिद्दा जेतमालोत जब ये देखते हैं कि मेवाड़ का राजकुमार इस हालत में है, शरणागत की रक्षा राजस्थान की भूमि कहिए या क्षत्रिय परंपरा कहिए, हमेशा से कर्तव्य रहा था, और बिद्दा जेतमालोत उन्हें अपना घोड़ा देकर निकालते हैं। सांगा का पीछा करते हुए जब जयमल आता है, बिद्दा जेतमालोत लड़ाई करते हैं, जयमल के से लड़ते हुए वहां पर मारे जाते हैं। कालांतर में जब सांगा राजा बने थे तब उन्होंने जेतमालोतों को मेवाड़ में ले जाकर बसाया था। एक बहुत अच्छा दोहा है उस पर कि सांगो भोग चित्रकूट सिर बिदा सटे, कि सांगा यदि चित्तौड़ का राजा बना था तो इसका कारण ये था कि जेतमालोतों ने अपने सर कटवा दिए थे। अलग अलग कहानियां है सांगा के बारे में खूब सारी उसके बाद की। सांगा अपने अजमेर में एक जगह पड़ती है श्रीनगर, वहां पर करमचंद पंवार के पास कई दिनों तक रहते हैं। करमचंद पंवार उनको सहायता देते हैं। इन बिटवीन उधर मेवाड़ की स्थितियां बदलती चली गई। मेवाड़ में टोडा का सुल्तान सोलंकी शरण लेके बैठे हैं। सुल्तान सोलंकी की एक राजकुमारी है तारा, जयमल तारा से शादी करना चाहता है। जयमल ने सोलंकियों के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हारी बेटी तारा को देखना चाहता हूं और उसके बाद उसे शादी करूंगा। सोलंकियों को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। आज दिन तक भी जब समाज इन बातों को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाया है कि आप पहले यूं दिखाया जाए या मिला जाए, उस समय की परिस्थितियां तो और अलग प्रकार की रही थी।
सुल्तान मना करता है कि हमेशा नहीं कर सकते। जयमल जबरदस्ती करता है। सुल्तान सोलंकी का साला है रतन सिंह सांखला, और रतन सिंह सांखला जयमल को मार देता है। हो सकता है आपको ये लगे कि मैं बातों को इधर उधर लेके जा रहा हूं, पर इसमें एक बड़ा अच्छा संदेश है। मेवाड़ का राजा है रायमल, रायमल का बेटा है जयमल। मेवाड़ के अंदर शरण लेके बैठे हुए हैं सोलंकी। सोलंकियों का एक सेनापति कही है, सोलंकियों के रिश्तेदार कही रतन सिंह सांखला, वो मेवाड़ के राजकुमार जयमल को मार देता है, क्योंकि जयमल उनकी लड़की को देखना चाहता है। ये समाचार जब अगले दिन राणा रायमल को दिया जाता है कि आपके बेटे को हमने मार दिया है, राणा रायमल उन सोलंकियों को कोई दंड नहीं देते हैं। और राणा रायमल कहते हैं कि जो महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार करे या महिलाओं के प्रति इस प्रकार की इच्छा रखे, उनको इसी प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। आज के समाज में जो महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही हो, तब ये उदाहरण कितने सुंदर बातें प्रस्तुत करते हैं कि एक राजा ने अपने बेटे का बलिदान दे दिया कि महिलाओं के प्रति या महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं कर जाएगी, या महिलाओं के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाज को इनसे सीख लेनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति हमारे चरित्र किस प्रकार के हो सकते हैं। उनमें एक महाराणा रायमल का चरित्र भी है। जयमल की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज उन सोलंकियों की राजकुमारी तारा से शादी करता है, टोडा को जीत के देता है, लल्ला खान पठान को यहाँ से भगाता है। जैसा मैंने पहले बताया, वो राजकुमारी तारा बाद में अजमेर किले के अंदर रहती है, इसलिए अजमेर किले का नाम बाद में तारागढ़ पड़ा था। कालांतर के अंदर पृथ्वीराज जो है, जो उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज है, उनकी एक बहन की शादी आनंदाबाई के साथ, आनंदा उनकी बहन आनंदाबाई है, जिनकी शादी सिरोही के एक राजा जगमाल देवड़ा के साथ की हुई है। आनंदाबाई को परेशान करता है जगमाल देवड़ा, इसलिए पृथ्वीराज समझाने के लिए जाते हैं। जगमाल देवड़ा हालांकि बात मान तो लेता है, क्योंकि पृथ्वीराज शक्तिशाली था, पर अगले दिन जब पृथ्वीराज वहां से रवाना होने लगा, तो जगमाल देवड़ा ने उनको लड्डू दिए कि आप रास्ते में नाश्ता कर लेना। ऐसा कहते हैं कि उनमें जहर मिला दिया गया था। कुंभलगढ़ के समीप आकर पृथ्वीराज ने वो लड्डू खाए थे और उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी आज भी कुंभलगढ़ के अंदर बनी हुई है। एक बात बीच में यह भी है कि वो जगमाल देवड़ा और उनकी जो रानी थी आनंदाबाई, जो कि मेवाड़ की राजकुमारी थी, उनके बाद में एक बेटी होती है पद्मा कुमारी, और पद्मा कुमारी का बेटा बाद में मालदेव है, जो कि मारवाड़ का महानतम राजा हुआ था। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के समाचार सांगा को श्रीनगर में मिलते हैं कि जयमल और पृथ्वीराज दोनों की मृत्यु हो गई। इन दिनों जो रायमल है वो मृत्यु शैया के ऊपर है। रायमल इस बात से बड़े चिंतित है कि मेवाड़ का अगला राजा कौन बनेगा। दो योग्य राजकुमार मारे जा चुके हैं। एक जो राजकुमार है वो निर्वासन की हालत में है, जिसका अभी तक कोई समाचार भी नहीं है। उन दिनों के अंदर सांगा जो है वो मेवाड़ पहुंचते हैं, रायमल से मिलते हैं। रायमल को इस बात का नेचा होता है कि अब सांगा वापस आ गए तो मेवाड़ को संभाल लेंगे। रायमल की मृत्यु हो जाती है और सांगा 1509 के अंदर मेवाड़ के राणा बनते हैं। जिन दिनों मेवाड़ के राणा बने थे, उन दिनों तीनों मुस्लिम रियासतें अपने अपने क्षेत्रों के अंदर विस्तार में लगी हुई है। दिल्ली में उन दिनों राज कर रहा है सिकंदर लोधी। उन दिनों आपके मालवा के अंदर राज कर रहा था नासिर शाह खिलजी। उन दिनों गुजरात के अंदर राज कर रहा था महमूद बेगड़ा। तीनों अपने समय के बड़े राजा हुए थे। सिकंदर लोधी वही राजा है जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। इससे पहले तुर्कों की शक्ति का मुख्य केंद्र दिल्ली हुआ करता था। सांगा इन तीनों से किसी से भिड़ंत नहीं होती है। सांगा की सांगा इन तीनों रियासतों से लड़ते हैं, पर इन तीनों राजाओं से नहीं लड़ते हैं। सांगा बाद में दिल्ली में लड़ते हैं इब्राहिम लोधी से। उनकी मालवा में लड़ाई जो होती है महमूद खिलजी सेकंड के साथ होती है, और उनकी गुजरात में जो लड़ाई होती है वो मुजफ्फर शाह के साथ होती है। अपने तीनों की अलग अलग बातों पर जाएंगे। आप यूं सोचता हूं, मैं जब पढ़ाता भी हूं या जब मैं पढ़ता भी हूं, तब मैं देखता हूं कि इब्राहिम लोदी के साथ जो उनकी दो लड़ाइयां हैं, एक 1517 में खातोली की लड़ाई है। हाड़ौती की सीमा पर कोटा बूंदी की सीमा के ऊपर खातोली नाम की एक जगह थी कोटा के अंदर। वहां पर सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी से लड़ते हैं। सांगा ने सिकंदर लोदी के टाइम में दिल्ली के कई इलाके दबा लिए थे। सिकंदर लोदी थोड़ा कमजोर पड़ा है, सांगा से डरता था यूं कह लीजिए, इसलिए उसने मेवाड़ की तरफ कोई अटैक नहीं किया था। इब्राहिम लोदी इसका बदला लेना चाहता है, इसलिए वो एक बड़ी सेना लेकर खातोली की सीमा पर आ जाता है। सांगा वहां पर लड़ने के लिए जाते हैं और खातोली के अंदर इब्राहिम लोदी को वहां से भगा देते हैं। उस युद्ध के अंदर सांगा जो है उनका एक हाथ कट जाता है, एक तीर उनके पैर में लगता है, तो वो एक पैर से सदा के लिए विकलांग हो गए थे। पर इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के एक बेटे को पकड़ लिया था, जिसे बाद में दंड देने के बाद ही या रुपए देने के बाद ही यहाँ से वापस छोड़ा गया था। इब्राहिम लोदी हार नहीं मानता है, इब्राहिम लोदी वापस आना चाहता है। इब्राहिम लोदी जो वापस आना चाहता है, तो इस बार जब वो लड़ाई करता है, तो वो जो लड़ाई है वो बाड़ी की लड़ाई है। बाड़ी धौलपुर के अंदर पड़ता है। मैं पश्चिमी राजस्थान का हूँ। अधिकतर मेरे आसपास के जानने वाले लोग पश्चिमी राजस्थान के हैं। मैं जब उनको पूछता हूँ कि आप में से कभी किसी ने धौलपुर देखा है, तो ज्यादातर लोग मना करते हैं कि नहीं, धौलपुर नहीं देखा है। मेरे खूब सारे दोस्त मेवाड़ के हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कभी धौलपुर गए हो, क्योंकि धौलपुर और मेवाड़ का सीधा सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए वो लोग भी मना करते हैं कि हम धौलपुर नहीं गए। तब मैं सोचता हूँ कि मेवाड़ का एक महाराणा है,
वो एक सुल्तान को हराने के लिए धौलपुर चला गया था, बाड़ी चला गया था। मैं कभी नहीं गया, पर मैं जब मेरे आसपास के लोगों से पूछता हूँ कि लोदियों की राजधानी आगरा थी, आगरा से बाड़ी की जो दूरी है वो कितनी है, और जब पता चलता है कि आगरा से बाड़ी की दूरी 100 किलोमीटर के अंदर अंदर है, तब लगता है कि सांगा कितने साम्राज्यवादी राजा रहे होंगे कि अपनी मूल राजधानी चित्तौड़ को छोड़कर वो लोदियों की राजधानी आगरा, या यूं कहिए उनकी नाक के ठीक नीचे और बाड़ी के अंदर जाके लड़ते हैं, और बहुत भयंकर ढंग से उस युद्ध के अंदर भी लोदियों को हराया जाता है। 1517 और 1518 लगातार 2 युद्धों के अंदर लोदियों का जो प्रभुत्व था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। अब लोदियों से बयाना छीन लिया गया था, उनसे धौलपुर छीन लिया गया था, उनसे ग्वालियर छीन लिया गया था, उनसे रणथंभौर छीन लिया गया था। आज के समय में जब धौलपुर और मेवाड़ के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तब एक राजा का उस समय, जब ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन वैसे भी कम हुआ करते थे, अपनी सेना को इतनी दूर लेकर जाना और वहां पर जाके उनको हराना, सदा के लिए उनको उस साइड के अंदर बांध के रख देना, सांगा की योग्यता इन 2 युद्धों से पता चल जाती है। दिल्ली का प्रभुत्व तो उसके बाद लगभग लगभग समाप्त हो गया था, दिल्ली की लोदियों की दुर्दशा थी अब इसके बाद में। सांगा इसके बाद अगली लड़ाई जो है मालवा और गुजरात के साथ करते हैं। मालवा और गुजरात की लड़ाइयों में सांगा का एक पक्ष और उभर कर सामने आता है। मालवा में एक बहुत बड़े राजा हुए थे, महमूद खिलजी फर्स्ट, जिनके कुंभा के साथ लड़ाई हुई थी। कुंभा उनसे सारंगपुर की लड़ाई लड़ते हैं, उस लड़ाई को जीतने के बाद कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। महमूद खिलजी सेकंड, फर्स्ट भले ही कुंभा से हार गया था, पर महमूद खिलजी फर्स्ट अपने समय का बड़ा शक्तिशाली राजा हुआ था। महमूद खिलजी फर्स्ट से लेके महमूद खिलजी सेकंड के बीच तक मालवा के राजा जो थे वो बड़े दुर्बल और अयोग्य राजा बने थे। उन दिनों वहां पर एक प्रधानमंत्री का उद्भव होता है, जो कि चंदेरी के मेदिनी राय है। वो एक वहां के राजपूत राजा है, जो उन दिनों आप यूं कह लीजिए कि मालवा के राजाओं को कठपुतलियों की तरह नचा रहे थे। वो किसी एक को हटाते और दूसरे को बिठा दिया करते। ऐसी परिस्थितियों के अंदर उन्होंने महमूद खिलजी सेकंड को मालवा की गद्दी पर बिठाया था। महमूद खिलजी सेकंड मेदिनी राय की कृपा से, उनके प्रसाद से मालवा की गद्दी पर बैठा, पर एक बार गद्दी पर बैठने के बाद उसके आसपास वालों ने उसको भड़काया, और वह भी चाहता था कि मेदिनी राय का जो प्रभुत्व है उसे वो बाहर निकले। इसलिए मेदिनी राय की बात माननी बंद कर देता है, और मेदिनी राय के और महमूद खिलजी सेकंड के बीच में टसल होने लगती है। इवन एक बार तो महमूद खिलजी सेकंड मेदिनी राय के डर से मालवा छोड़कर गुजरात की तरफ भी चला जाता है। गुजरात की सेना की सहायता से वह वापस मालवा के अंदर स्थापित किया जाता है। इन दिनों मेदिनी राय को जब लगा कि गुजरात और मालवा एक हो रहे हैं, तो मेदिनी राय वहां से मेवाड़ आ जाते हैं। राणा सांगा उनको चंदेरी की उनकी जागीर सुरक्षित कर देते हैं कि यहाँ से तुम्हें हिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मालवा की ठेठ बॉर्डर पर अपने झालावाड़ जिले का गागरोन उनको थमा देते हैं कि गागरोन आप रखिए। गागरोन जो किसी समय खिंचियों के पास में हुआ करता था, मालवा वालों ने उस पर 1444 के आसपास में कब्जा कर लिया था। उसके बाद दोबारा मेवाड़ उस पर कब्जा कर लेता है, तो सांगा के पास में था, सांगा मेदिनी राय को वो किला दे देते हैं। महमूद खिलजी को लगता है कि मेरा शत्रु मेदिनी राय, और मेदिनी राय यदि गागरोन चला गया तो मुझे उसे गागरोन लेना चाहिए। इसलिए 1519 में महमूद खिलजी गागरोन पर आक्रमण करता है। क्योंकि वो सीधा सीधा सांगा के अधिकार में किला था, सांगा इस बात को कैसे सहन कर पाते कि गागरोन का किला उनके हाथ से निकल जाए। सांगा गागरोन में लड़ने के लिए जाते हैं, महमूद खिलजी सेकंड के खिलाफ लड़ते हैं। महमूद खिलजी सेकंड को बुरी तरीके से हराते हैं। महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करके पकड़ लिया जाता है। हरिदास चारण जो कि सांगा के एक सेनापति थे, जिन्होंने पकड़ा था महमूद खिलजी सेकंड को, उनको बाद में सांगा ने 12 गांव उपहार के अंदर दिए थे। महमूद खिलजी सेकंड को पकड़कर यहाँ मेवाड़ के अंदर 3 महीने तक गिरफ्तार करके रखा गया था। 3 महीने बाद महमूद खिलजी ने, आप यूं कह दीजिए, माफी मांग ली थी, तो माफी मांगने के बाद में छोड़ दिया गया था, और उसे मालवा का कुछ राज्य वापस दे दिया गया था। महमूद खिलजी यहाँ से वापस चला गया था। एहसान फरामोशी तो उनके किस प्रकार गिरी हुई थी कि जिस महमूद खिलजी सेकंड को सांगा ने माफ करके छोड़ दिया था, थोड़े दिनों बाद जब सांगा गुजरात वालों से लड़ रहे थे, तो वही महमूद खिलजी बाद में गुजरात वालों की सहायता कर रहा था। मेदिनी राय को शरण दी, सांगा ने अपने पास रखा। ये सांगा की वापस उस बात को दिखाता है कि शरणागत वत्सलता राजस्थान की क्षत्रिय परंपरा में किस कदर घुली हुई थी, कि मेदिनी राय के चक्कर में उन्होंने मालवा से सीधे सीधे पंगा ले लिया था। इन्हीं दिनों गुजरात का जो राजा है वो मुजफ्फर शाह है। ईडर एक छोटी सी रियासत थी, मारवाड़ का राज्य राठौड़ों ने स्थापित किया था, राव सिंहाजी ने। राव सिंहाजी के बाद में राव आस्तान, वे राव आस्तान के भाइयों में से एक भाई, एक बेटे जो थे, वो आपके ईडर चले गए थे। ईडर राठौड़ों की एक रियासत थी। 2 भाइयों के बीच में वहां लड़ाई चल रही है, चचेरे भाई है रायमल और बारमल, जिनमें रायमल की शादी सांगा के परिवार के अंदर हो रखी है। बारमल जो था वो गुजरात वालों की सहायता से वहां पर ईडर का राजा बन जाता है। स्वाभाविक बात है, अब रायमल की सहायता सांगा करेंगे। रायमल खुद बड़े शक्तिशाली राजा हुए। गुजरात का जो राजा मुजफ्फर शाह, उसने ये जिम्मेदारी जो है, ये जिम्मेदारी एक अपना अहमदनगर का सेनापति है निजामुल मुल्क, उसको ये सेनापति दी है कि तुम ये ईडर का मामला संभालो।
कहते हैं निजाम उल मुल्क ने एक बार अपने दरबार में एक उच्चारण कवि गए थे और उन चारण कवि के सामने सांगा के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया था, गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया था। प्रचारण कवि जब आकर सांगा को बताते हैं कि न केवल मेरा अपमान किया गया बल्कि आपका भी अपमान किया गया। सांगा स्वयं भी रायमल की सहायता करना चाहते थे। इन दिनों वो जाते हैं इडर, न केवल इडर पर कब्जा करके रायमल को बिठाते हैं बल्कि अहमदनगर तक जाके अहमदनगर को लूटते हैं, वहां से दंड वसूल करते हैं। आते समय विजयनगर होते हुए आते हैं, विजयनगर के ब्राह्मण उनसे माफी मांगते हैं, इसलिए उस शहर को छोड़ देते हैं। गुजरात की सेना जब उनकी सहायता करने के लिए आती है तो गुजरात की सेना को भी हराया जाता है। यहाँ पर फिर इस बात की तरफ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर भी गुजरात की लड़ाई भी इस वजह से है क्योंकि रायमल उनके पास में शरण लेने के लिए आ गया था। तो गुजरात और मालवा की दोनों लड़ाइयां जो है वो मेदिन राय और रायमल के कारण है। जैसा कि शुरुआत में रेवंत सिंह जी भाई साहब बता रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि सांगा की एक विशेषता यह भी देखने को मिलती है कि उसने उसने अपने आसपास के स्थानीय जो राजा थे उन पर आक्रमण नहीं किया था, उल्टे उनकी सहायता की है। उन स्थानीय राजाओं में एक चंदेरी के मेदिन राय है और एक ईडर के रायमल है। रायमल की मृत्यु के बाद सांगा जो है इडर में भारमल को राजा बना देते हैं, वही भारमल जिसके खिलाफ वो रायमल से लड़ने के लिए गए थे। तो ये भी दिखाता है कि सांगा में वैसे भी कोई दुर्भाव भी नहीं था किसी प्रकार से। तत्कालीन परिस्थितियों में एक बार रायमल की सहायता की जानी थी तो रायमल की सहायता करते हैं। बाद में यदि भारमल को भी राजा बनाना था तो भारमल को राजा बना के अपना एक मुख्य आदमी वहां पर रखते हैं ताकि इडर के अंदर गुजरात वालों का प्रभुत्व ना बढ़ सके। ऐसा भी कहा जाता है कि जब उन्होंने गुजरात वाली 1520 वाली ईडर की लड़ाई लड़ी थी तब वहां उन्होंने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो सांगा के बारे में अहमदनगर के ऐसे खूब सारे किस्से मिलते हैं कि अहमदनगर से खूब सारे लोगों को गिरफ्तार भी करके लेके आ गए थे, वहां पर कई धर्म स्थान उन्होंने बनवाए थे। ये सांगा की तीनों लड़ाइयां दिल्ली के साथ, गुजरात के साथ और मालवा के साथ ये दिखाती है कि उत्तर भारत की तीन जो बड़ी रियासतें थी उन तीनों को सांगा नेस्तनाबूद कर चुके थे। क्योंकि पश्चिमी भारत के निर्विवाद रूप से बड़े राजा थे लेकिन इन दिनों उत्तर भारत में एक बड़े राजा के रूप में उभर रहे थे। उत्तर भारत की बाकी स्थितियों की तरफ भी यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय पश्चिमी राजस्थान के अंदर दो बड़ी रियासतें उदय हो रही थी। इन्हीं दिनों उदय हो रहा है आपके जोधपुर का और इन्हीं दिनों उदय हो रहा है बीकानेर का। यदि मैं बोलूं कि जोधपुर का उदय हो रहा है, आपको लग सकता है कि जोधपुर बहुत पहले स्थापित हो गया था, पर जोधपुर का जो चरम है वो जोधा जी के बाद में शुरुआत होती है। जोधा जी लगभग कुंभा के समकालीन है, तो कुंभा के बाद में और सांगा के समकालीन लगभग जो जोधपुर का वर्चस्व था वो बढ़ता जा रहा था। सांगा के समकालीन जो जोधपुर के राजा है वो गांगा है। सांगा और गांगा दोनों के अंदर आपस के अंदर बहुत अच्छा तालमेल है और इसीलिए गुजरात और मालवा की लड़ाइयों में भी और दिल्ली की लड़ाइयों में भी कहीं ना कहीं मारवाड़ का सहयोग भी सांगा को मिलता रहा था। सांगा ने जो राव लूणकरण थे बीकानेर के, बीका की मृत्यु के बाद बीकानेर में लूणकरण बने थे, लूणकरण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। लूणकरण की भी सहायता की जा रही थी और लूणकरण की सहायता करके सिरसा के अंदर बीकानेर वालों का जो राज्य था वो बहुत अच्छी तरीके से स्थापित करवा दिया था। इस बात पर पुनः गहराई से सोचिए कि सिरसा में बीकानेर वाले राज्य को स्थापित करवाने का मतलब है यदि उत्तर पश्चिम की तरफ से कोई अटैक होता है, पंजाब की तरफ से कोई अटैक होता है तो उनको सिरसा में रोका जा सके, इसलिए बीकानेर वालों को सहायता देनी जरूरी थी। बीकानेर वाले भी इन दिनों जो थे वो अपने वर्चस्व पर बढ़ते जा रहे थे। उत्तरी चाइलवाड़ा जिसको सिरसा कहते हैं इस पर अपना कब्जा कर चुके थे। फतेहपुर, नागौर, नारनौल, रेवाड़ी के कई इलाकों पर उन्होंने हमले कर दिए थे जिसके आसपास के कई इलाकों पर उनके कब्जे हो गए थे। जैतसी ने जैसलमेर के राजा को हराकर जैसलमेर पर अधिकार कर लिया था। कुल मिला के जैसलमेर के राजा को हरा दिया था। जैसलमेर के राजा को भी वो जो एक संघ बनाना चाहते थे उस संघ बनाने में शामिल कर लिया था। उन दिनों आमेर का राजा पृथ्वीराज ने तो सीधे तौर पर ही राणा सांगा का सामंत है। बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ये जितने भी राज्य थे ये सारे राज्य भी उन दिनों सांगा के अंडर में आते हैं। आप यूं मान लीजिए कि राजस्थान के जितने राजा हैं उनको सांगा अपने संघ के अंदर शामिल कर चुके हैं, उनको दोस्ती के साथ, उनके अपने संबंधों के साथ में। और जो बाकी राज्य थे उनके दुश्मन राज्य हो सकते थे उन राज्यों को हरा चुके हैं। उन दिनों जो मेवाड़ की सीमा थी वो बांधवगढ़ और भोपाल तक मिल रही थी। इधर अहमदनगर और बड़गांव तक मेवाड़ की सीमा जा रही थी। आगरा के पास में एक जगह पड़ती है पीलिया खाल, उस पीलिया खाल तक उनकी सीमाएं पहुंच रही थी। तो कुंभा का मेवाड़ के समय सांगा के समय में मेवाड़ का जो चरमोत्कर्ष है वो चारों दिशाओं के अंदर पूरी तरीके से हो रहा था। इब्राहिम लोदी जिन दिनों कमजोर हो रहा था उन दिनों इब्राहिम लोदी के दो रिश्तेदार हैं जिनके नाम है आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी। वो दोनों बाबर से सहायता लेने के लिए जाते हैं। बाबर उज्बेकिस्तान का एक राजकुमार है जो अपने चाचा से हारने के बाद काबुल के पास एक फरगना नाम की छोटी सी जगह पर अपने जैसे तैसे जीवन के दिन काट रहा है। बड़ी विपत्तियों में जिया हुआ इंसान था बाबर भी। उसने भारत की तरफ पंजाब पर 4 अटैक किए थे, लूट मार के उद्देश्य थे, छोटी मोटी लूट मार करके वापस चला जाया करता था। इन्हीं दिनों में जब आलम खान लोधी और दौलत खान लोधी उसको ये कहते हैं कि हम तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम चलो, तो बाबर थोड़ी हिम्मत करता है। बाबर आगे की पंजाब से आगे की तरफ बढ़ता है, वो दिल्ली की तरफ आने का प्रयास करता है क्योंकि इब्राहिम लोदी जानता है कि जो दिल्ली आ गया तो मेरे हाथ से दिल्ली निकल जाएगी। इब्राहिम लोदी उसका सामना करने के लिए जाता है। पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा पड़ता था। हरियाणा में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होती है। तब हम लोग जानते भी हैं कि इब्राहिम लोदी सल्तनत का पहला राजा है जो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था।
और बाबर जो है वो आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। अब तक सांगा जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में, हालांकि सांगा पर बाबर ये इल्जाम भी लगाता है कि सांगा ने मुझे फरगना से बुलाया था इस सहायता के लिए, लेकिन उसने मेरी सहायता नहीं की थी। पर इस बात को बाबर के अलावा कोई नहीं लिखता है। और इस बात पर हंसी इस बात से भी आ जाती है कि यदि सांगा बाबर को बुलाता तो कम से कम इब्राहिम लोदी के लिए तो नहीं बुलाता, क्योंकि उस इब्राहिम लोदी को उसने 1517-18 में लगातार 2 युद्धों में, खातौली और बाड़ी के युद्धों में हरा के पूरी तरीके से बांध के रख दिया था, तो बुलाने का कोई मतलब भी पैदा नहीं होता। ये बाबर की खुद की कोरी कल्पना, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। जब बाबर ने आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था प्रारंभ में, मुझे लगता है कि जो बाकी अफगान सरदार थे और संगा भी था, उनको ये लगा होगा कि बाबर जिस प्रकार पहले पंजाब से लूटमार करके चला गया था, इसी प्रकार वापस यहाँ से भी लूटमार करके चला जाएगा। और बाबर तैमूर का वंशज था, तैमूर ने भी इसी प्रकार तबाही मचाई थी और लूटमार करके चला गया था, तो ये उसी स्थिति में थे। परंतु जब सांगा ने देखा कि बाबर आगरा की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहा है, बाबर आगरा के पास में एक छोटी सी जगह पड़ती थी बयाना, उस बयाना पर कब्जा कर लेता है। बयाना पर सांगा का कब्जा था। सांगा ने वहां पर अपना एक तुर्क सेनापति छोड़ा हुआ था, निजाम खान। इब्राहिम लोदी से जब इन्होंने ये किले छीने थे, तब वहां के जो सामंत थे उन्हीं को वहां पर किलेदार बना दिया था, और सांगा की अधीनता मानते थे। उन्होंने अपने लोगों को वहां पर शिफ्ट नहीं किया था। निजाम खान ने समाचार भेजा सांगा के पास कि बाबर इधर आ रहा है। निजाम खान हालांकि डबल रोल प्ले कर रहा था, वो उधर से बाबर से भी सहायता लेने का प्रयास कर रहा था। सांगा अपनी सेना लेके यहाँ से मेवाड़ से पुनः रवाना होते हैं बयाना की तरफ। वो बयाना पर जाके कब्जा करते हैं। निजाम खान को वहां से सांगा बाबर हटा देता है। बाबर हटा के दोआब के अंदर उसको दूसरी जागीर दे देता है, और अपने जीजा मेहंदी ख्वाजा को उसने बयाना का किला दे दिया था। परंतु सांगा गए और सांगा ने जाके मेहंदी ख्वाजा को हराया वहां पर, और सुल्तान मिर्जा एक सेनापति था, उन दोनों को हराया। बाबर से बयाना का किला छीन लिया था। जब बयाना का किला छीन लिया गया तो बाबर बड़ा भयभीत होता है, क्योंकि आगरा अब ज्यादा दूर नहीं था। बाबर अपने एक बेटे हुमायूं को, जिसको उसने जौनपुर की तरफ भेज दिया था, उसको वापस बुलाता है। वो फतेहपुर सीकरी में अपना जो है डेरा लगाने का प्रयास करता है। अक्सर हम ये जानते हैं कि बयाना की जो लड़ाई है 16 फरवरी को हुई थी, और उसके बाद में 17 मार्च को जो सीधे सीधे है वो खानवा की लड़ाई होती है। पर इसके बीच में एक छोटी झड़प और है। जब उसकी बाबर की सेना सीकरी में अपने डेरे लगाने का प्रयास कर रही है, तब बयाना की लड़ाई के 6 दिन बाद, बयाना की लड़ाई 16 फरवरी को है, 22 फरवरी को खानवा के अंदर ही जो बाबर की हारावल थी, उसकी झड़प पुनः बाबर सांगा के साथ होती है, और सांगा बाबर की उस सेना को बुरी तरीके से हराता है। पता नहीं इतिहासकारों ने उस लड़ाई को इतना महत्व क्यों नहीं दिया, या संभवतः खानवा की बाद की लड़ाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रही थी, इसने भारत के भाग्य का निश्चय किया था, इसलिए इस खानवा की पहली लड़ाई पर इतना ध्यान नहीं गया। इस लड़ाई के बाद में बाबर की सेना के अंदर बड़ी निराशा का माहौल है। बाबर के जो सैनिक है वो लड़ना नहीं चाहते हैं। यहाँ के जो भी आसपास के राजा है वो बाबर का अभी तक साथ देने के लिए आ नहीं रहे हैं। अफगानों में अभी तक भी बाबर के प्रति विश्वास की भावना की कमी है। इन दिनों में बाबर बड़े अनिश्चितता की हालत के अंदर है। बाबर को लगता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, परंतु वह भी विपत्तियों में बड़ा हुआ इंसान था, बार बार हार के जीत रहा था, इसलिए उसे लगता था कि यार विपत्तियों में यदि खड़े रहे तो अपने भाग्य में फैसला आ सकता है, अपने पक्ष के अंदर भी चीजें मुड़ सकती है। तो जब बाबर सीकरी में बैठ के खानवा की दूसरी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, उन्हीं दिनों के अंदर एक तो मेवात का हसन खान मेवाती, रंग देना होगा उस व्यक्ति को, वह भारतीय हिंदुस्तानी मुसलमान कहिए उस हसन खान मेवाती को, जो सांगा के पास में अपने 12,000 सैनिकों को लेकर आता है और आकर कहता है कि मैं आपके साथ में खड़ा हूं, मैं आपके अधीन काम करना चाहता हूं। सांगा उसे कहते हैं कि अधीनता की कोई बात नहीं मित्र, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे साथ आगे खड़े हो, हम तमाम हिंदुस्तानी लोग मिलकर इन विदेशियों को बाहर निकाल देंगे। इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी उनके साथ में आ जाता है। लोदी वैसे तो हम बाहर के मानते हैं, अफगानिस्तान के थे, परंतु यदि ये माना जाए कि भारतीय सीमा हिंदू कुश की पहाड़ियों तक चली जाती थी, किसी समय ये जो पठान थे भारतीय सीमा के अंदर आते थे, तो आप पठानों को भी हिंदुस्तानी मुसलमान मानना पड़ेगा। कुल मिला के सांगा जो थे वो एक हिंदुस्तानी राजाओं का एक संघ बना चुके थे, जिसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने देश की, अपने भारत की रक्षा करने की जो जिम्मेदारी थी उठा रहे थे। हम बहुत बाद में जब ये पाते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद अंग्रेजों के आने के बाद आया, 1947 के बाद भी भारत एक हुआ था, उस समय सांगा के इस प्रयास को देखा जाना चाहिए कि उन्होंने भारत के तत्कालीन तमाम राजाओं को एक साथ मिलाकर एक विदेशी शत्रु को बाहर निकालने की योजना बना ली थी। खानवा की लड़ाई से ठीक पहले बाबर जो था वो सांगा से संधि का प्रस्ताव भेजता है, वो संधि करना चाहता है। ये भी बताता है कि बाबर बुरी तरीके से घबराया हुआ है, परंतु ये लोग जानते थे कि बाबर की सेना की प्रबलता इतनी अधिक नहीं है, इसलिए इन लोगों ने संधि को टाल दिया। परंतु इस बीच में लगभग बाबर को 20-22 दिन का समय मिल गया था युद्ध की तैयारी करने के लिए। उस संधि वार्ता को शायद वो इसीलिए करना चाहता था ताकि
थोड़ा समय निकल जाए और वो अपनी तोपें ढंग से लगा पाए। उन दिनों में वो अपनी 700 तोपों को वहां पर लगाता है, उनको सांकड़ों से बंधवाता है, उनके बीच में बंदूकची खड़े करता है, दोनों सिरों पर अपने घुड़सवार खड़े करता है, ताकि यदि तोपों से सांगा की सेना का जो मध्य भाग उड़ा दिया जाए तो उसके दोनों साइडों के अंदर जो उसकी घुड़सवार सेना थी उन पर आक्रमण कर सके। संगा एक बड़ी सेना के साथ में, यदि आप संगा की सेना की लिस्ट देखोगे ना, तो हम पाएंगे कि उस समय राजस्थान का शायद ही कोई क्षत्रिय वंश रहा होगा जिसने अपने किसी बेटे पोते को उस युद्ध में लड़ने के लिए नहीं भेजा होगा, या कोई भी क्षत्रिय वंश का सरदार या मुखिया ऐसा रहा होगा जो उस युद्ध में लड़ाई करने के लिए नहीं कहा होगा। मैं जयपुर में बैठकर जब इस बात को बोल रहा हूं तो आमेर का पृथ्वीराज कछवाहा इस युद्ध में लड़ रहा था, बीकानेर का कल्याणमल इस युद्ध में लड़ने के लिए गया हुआ है, वहीं से आपके जोधपुर का जो मालदेव है वो इस युद्ध में लड़ने के लिए आया हुआ है। मेड़ता के जो वीरमदेव, जो कि मीराबाई के ताऊ थे, रम सिंह जी भाई साहब ने जी मीराबाई का पहले बात की, जो उनके ताऊ है वीरमदेव, वो इस युद्ध में लड़ने के लिए आए हुए थे। मीराबाई के जो पिता थे रतन सिंह जी, वो तो इसी लड़ाई में काम आए थे, वो भी उस लड़ाई के अंदर आए हुए थे। ईडर का भारमल, जिसे बाद में रायमल के मरने के बाद संगा ने राजा बना दिया, तो उस लड़ाई का भाग है। बूंदी के नारायण दास का नर्मद हाडा जो भाई है वो इस युद्ध के अंदर आया हुआ है। सिरोही का जो अखिराज देवड़ा है वो इस युद्ध में है। चंदेरी का जो मैदिन राय है वो इस युद्ध के अंदर है। ठीक अंतर्वेद से माणिक चंद्र चौहान और चंद्रभान चौहान इस युद्ध में भाग लेने के लिए आए थे। इस युद्ध में जो ईडर का सॉरी वागड़ का जो उदय सिंह है वो भाग ले रहा है। देवलिया का जो बाघ सिंह है वो इस युद्ध के अंदर भाग ले रहा है। जो झाला अज्जा थे वो इस युद्ध के अंदर है। सलूम्बर का जो रतन सिंह चुंडावत है वो इस युद्ध के अंदर है। झाला सज्जा जो काठियावाड़ के थे वो इस युद्ध के अंदर है। एक लंबी चौड़ी संख्या इस युद्ध में भाग लेने वालों की थी। तमाम परिवारों के कोई ना कोई व्यक्ति इस युद्ध के अंदर थे। इन्हें ऐसा था भी कि भले ही सामने तोपें हों लेकिन हम इनमें लड़ने में सक्षम है। और प्रारंभिक लड़ाई के अंदर इतना भयंकर हमला था कि तोपों के हमले के बावजूद भी सेना जो थी वो टिकी हुई थी। इसी बीच में चूंकि तोपें भारत में पहली बार प्रयोग में ली जा रही थी, ये लोग तोपों की लड़ाई को इतना ढंग से जानते नहीं थे। शुरुआत की सेना में जब सेनापति मरने लगे, और चूंकि यहाँ पे क्षत्रियों में कहीं ना कहीं एक कमी रही थी कि सेनापति के लड़ने पर उसकी सेना उस वेग से नहीं लड़ पाती थी, तो प्रारंभिक जो सेना थी वो थोड़ी थोड़ी हटने लग गई थी। उस समय सांगा एक निर्णय लेते हैं कि मुझे सबसे आगे जाकर लड़ना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति, जैसा कि पहले रमसिंह भाई साहब ने बताया कि उनके शरीर पर 80 घाव लगे हुए थे, सबसे आगे जाकर लड़ना चाहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी कमांड करने की क्या भावना हो सकती है वो संगा में देखी जा सकती है। कि ऐसी हालत के अंदर जब आप पीछे रह के लड़ रहे थे, आपके शरीर पर घाव लगे हुए, आप केवल इसलिए आगे चले जाते ताकि आपकी सेना का मोरल डाउन नहीं हो। आपकी सेना का यदि मोरल डाउन हो रहा हो तो उसे मोरल को अप किया जा सके, इसलिए सबसे आगे जाकर लड़ते हैं। बाबर इस बात से बहुत भली भांति परिचित था और उसने अपने गुप्तचरों से इस बात का पता भी लगा लिया था कि यदि राणा को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचा या राणा को यदि किसी भी प्रकार से मार दिया जाए तो इनकी सेना पीछे हट सकती है। बाबर अपनी 2000 तीरंदाजों की एक टीम को इसी काम पर लगाता है कि सारे के सारे जो तीर है वो सांगा पर चलाया जाए। क्योंकि सांगा हाथी पर बैठकर आगे आगे लड़ रहे थे, उनमें से कोई एक तीर सांगा के लगता है। सांगा मरते अभी तक नहीं है, सांगा हाथी के होदे के अंदर पीछे की तरफ गिरते हैं, और गिरने के बाद में जैसे ही सांगा वहां से गिरे तो सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाल के लेके गए। रतन सिंह चुंडावत जो अलूम्बर के, उनको कहा गया आप युद्ध को लीड कीजिए। वह व्यक्ति भी कितना महान रहा होगा, उन्होंने मना किया कि नहीं, मेरे पूर्वज चुंडा जी ने कभी कहा था कि हम मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेंगे, इसलिए मेवाड़ की गद्दी छोड़िए, मेवाड़ के राणा के हाथी पर भी बैठना मैं स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ, मैं इस बात का आपको पूरा विश्वास देता हूँ कि उनकी जगह और कोई भी बैठेगा उसको मैं पूर्ण रूप से अपना समर्थन दूंगा। सादड़ी के झाला अज्जा को उस पर बिठाया गया। झाला अज्जा राणा सांगा के जो मुकुट थे, जो राज चिन्ह थे, उनको पकड़कर वहां पर बैठते हैं। सेना एक बार पुनः उसी वेग से वापस लड़ने लगती है। इस समय बाबर अपना अंतिम पैंतरा चलता है। अब तक का युद्ध लगभग बराबरी का युद्ध था। वो अंतिम पैंतरा ये था कि दोनों साइड से जो घुड़सवारों की सेना खड़ी थी उसने अब मेवाड़ के चंदावल पर हमला किया, दोनों साइड से हमला किया। ये लड़ाई का उनका जो तरीका था, इसको तुलगुमा तरीका कहते थे। बाबर कभी इसी तरीके से उज्बेकिस्तान में मंगोलों से हारा था, आज उसी तरीके से वो भारत को जीतने जा रहा था। भारत के लोगों को इस प्रकार की लड़ाइयां नहीं आती थी, वो आमने सामने की लड़ाइयां जानते थे। बेसिकली राजस्थान के लोगों के लिए लड़ाइयां केवल लड़ाइयां नहीं थी, वो उनके लिए धर्म युद्ध हुआ करते थे, जिनके लिए वो ये भी कर लिया करते थे कि यदि दुश्मन की तलवार टूट गई तो रुक जाया करते थे, या अपनी तलवार उनको दे दिया करते थे कि तुम इनसे लड़ सकते हो। उन लोगों के लिए इस प्रकार की लड़ाइयां जिनमें धोखे से दोनों तरफ से कोई आकर मारे, उनके लिए करना संभव नहीं था। एक बड़ी लोमहर्षक घटना के बाद में उन सेना को पीछे हटना पड़ा। बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। जीत की स्मृति में बाबर यहाँ पर गाजी की उपाधि धारण करता है, गाज गिराने वाली की उपाधि धारण करता है। वो इतना फ्रस्ट्रेट होता है, उसकी एक बड़ी संख्या मारी गई थी। हालांकि बाबर बड़ा धूर्त आदमी है, उसने अपनी बुक के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि उसकी सेना में कितने लोग मारे गए थे, फिर भी उसको एक बड़ा अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। इस बात को दो बातों से समझा जा सकता है कि एक तो उसने
इस युद्ध को जीतने के बाद भी आगे राजस्थान में आगे बढ़ने का कोई प्रयास नहीं किया था। हालांकि अपनी डायरी में लिखता है कि हम गर्मी के कारण आगे नहीं बढ़े थे, पर ऐसा नहीं है। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता है क्योंकि वो जानता था कि अभी तक भी सांगा की जो सेना है उसकी पूरी तरीके से हालत खराब नहीं हुई है। सांगा की सेना अभी तक भी बची हुई है। एक बार राजा के घायल होने की वजह से पीछे हट गए हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से हारे नहीं है और बाबर यहाँ से वापस चला जाता है। बाबर यहाँ से वापस चला गया, आगे आगरा की तरफ निकल गया। कुल मिला के उसने आगरा को बचा लिया था और सांगा को वापस यहाँ पे बसवा लाया जाता। अपने दोसा के पास एक बसवा नाम की जगह, जहां पर उनका इलाज किया गया। उनको होश आया तो उनको पता चला कि हम खानवा में हार गए। वो इस बात पर बड़ा गुस्सा करते हैं कि उनको इतना दूर क्यों लाया गया, और वो कसम खाते हैं कि जब तक मैं वापस बाबर को नहीं हरा देता तब तक वो वापस चित्तौड़ नहीं लौटूंगा। बसवा से रणथंभौर ले जाया गया। कहते हैं रणथंभौर में उन दिनों सांगा बड़ा यूं डिप्रेस फील कर रहे थे और उनको लग रहा था कि मैं इस युद्ध में हार कैसे गया। उन्हीं दिनों में जब वो कमरे में बंद हो गए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, उनके पास एक चारण कवि आते हैं जमुना नाम करके, और उनको बताते हैं कि हे राणा सांगा, जरासंध से कई युद्ध हारने के बाद भी भगवान कृष्ण ने उसको हरा दिया था। द्रौपदी की चीर हरण के बाद भी अर्जुन अंत में क्या करता वो हम तमाम लोग जानते हैं। एक बार भले ही रावण ने सीता जी का हरण कर लिया, पर अंत क्या हुआ था दुनिया पूरी जानती है। इसलिए हे सांगा, तुम तो खुद स्वयं काल हो, तुम तो खुद स्वयं दुश्मनों का नाश करने वाले, इसलिए तुम्हें इस प्रकार की निराशा छोड़ देनी चाहिए। सांगा उन चारण कवि को कई गांव उपहार के अंदर देते हैं। वो बाहर आते हैं, पुनः लड़ाइयों की तैयारियां करते हैं। इस समय जो बाबर है वो लड़ाई की तैयारी कर रहा है। बाबर राजस्थान की तरफ नहीं बढ़ रहा, पर वो चाहता है कि राजस्थान का जो एक बाजू मालवा उसको काट दिया जाए। मालवा राजस्थान का पार्ट ही हुआ करता था, और वहां पर चूंकि मेदिनी राय बैठा है चंदेरी का, और मेदिनी राय जो है वो सांगा का मुख्य सेनापति था, और वो खानवा युद्ध में सांगा की तरफ से लड़ भी चुका था। इसलिए बाबर चाहता है कि वो मेदिनी राय को वहां से खदेड़ दे, वो मालवा पर कब्जा कर ले, ताकि राजस्थान को ठेठ हिंदुस्तान से काटा जा सके। ये बात जब सांगा को पता चलती है, सांगा दो चीजें करना चाहते हैं। वो बाबर से बदला लेना चाहते हैं, वो मेदिनी राय का सहायता करना चाहते हैं। वो अपनी सेना को लेकर जमुना की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं, पर संभवतः अब उनके जो सेनापति थे उनके अंदर अब उस प्रकार का अति आत्मविश्वास या हिम्मत नहीं बची थी। आप यूं कहिए कि कहीं ना कहीं वो आपस के स्वार्थ में कभी साथ आ गए होंगे, लेकिन अब उनके बीच में उस प्रकार की एकजुटता का अभाव दिखाई दे रहा था। उन्होंने सांगा को मना किया कि हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, पर वो वीर राजा कैसे मान पाता इस बात को। कितने दिनों तक इस बात को अंदर ही अंदर लेके बैठा रहता कि मैं बाबर से युद्ध में हार गया हूं। वो अपने डेरे चंदेरी की तरफ लेके जाते हैं। वो कालपी नाम की एक इरीच नाम की जगह पर अपने डेरे लगाते हैं। वहां पर जब वो खाना खाने के लिए बैठे, तब उनके साथियों ने उनको जहर दे दिया था। संभवतः कई बार हम दुश्मन से नहीं हारते हैं, बाहरी दुश्मन से नहीं हारते, अंदर के लोग ही हमारे साथ कुछ ऐसा कर जाते हैं कि हमें परिस्थितियों के सामने झुकना पड़ता है। सांगा इरीच में जहर देने के बावजूद वहां से आगे बढ़ते हैं। कालपी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उनकी मृत्यु के बारे में कई अलग अलग दावे किए जाते हैं, परंतु जब ज्यादातर इतिहासकारों को आप पढ़ेंगे तो हम यही पाएंगे कि कालपी नामक जगह पर उनकी मृत्यु हो गई थी। उनका दाह संस्कार भीलवाड़ा में मांडलगढ़ नाम की जगह पर किया गया था, इसलिए मांडलगढ़ में उनकी छतरी बनी हुई है। उनका जो इलाज था बसुआ में किया गया था, इसलिए बसुआ में चबूतरा था, जहां पर बीच में एक बार खूब सारी इस प्रकार की बातें भी चली थी कि वहां पे रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, इसलिए सांगा के चबूतरे को वहां से हटाया जाएगा। भारत देश की दुर्दशा देखिए कि भारत माता का संभवत्व है वो अंतिम बड़ा इस प्रकार का राजा रहा होगा जिसने भारत को बचाने का या सब लोगों को साथ लेके संघ बनाने का प्रयास किया था। उसके चबूतरे की दुर्दशा न तो उनके वंशजों से बाद में संभाली जा सकी, ना इस भारत देश से संभाली जा सकी, जो केवल सांगा की बात करता है लेकिन सांगा के उन क्रियाकलापों पे या सांगा की जिन जगह पर रही थी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पाता है। सांगा का जब व्यक्तित्व है इनमें और देखते हैं तो एक चीज और पाते हैं। आप कभी नोटिस करेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो जेठमालोद थे वो सांगा के समय में वहां पर आके बसे थे। आप और पाएंगे कि परमारों को जो बिजोलियों का ठिकाना मिला था वो भी सांगा के टाइम में मिला था। झालाओं की भी लगभग आमद जो है वो सांगा के समय में है। इससे भी बड़ा मुझे और लगता है चौहान। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं भूल रहा हूं मैंने कौन सी किताब के अंदर पढ़ा था, कि जिन दिनों सांगा खानवा के अंदर लड़ने के लिए जा रहे हैं तो सांगा के दिमाग में ये है कि हम दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली में अंतिम यदि क्षत्रियों में किसी का शासन रहा था तो वो चौहानों का रहा था। इसलिए सांगा के दिमाग में ये है कि दिल्ली वापस चौहानों को दी जानी चाहिए। जिन चौहानों का राज रहा था वो पृथ्वीराज चौहान वो लोग थे। उनके वंशज जब उनके हाथ से अजमेर और रणथंभौर निकल गए थे तो मैनपुरी जो कि यूपी में उसके आसपास के इलाके के अंदर रहते हैं, वहां से सांगा उन चौहानों को वापस बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए तो हम जीतने के बाद में आपको दिल्ली के आसपास के इलाके देंगे, आपको दिल्ली दी जाएगी। चूंकि परिस्थितियां अलग प्रकार की रही, भाग्य का फैसला अलग प्रकार का रहा, खानवा में नहीं जीत पाए थे, इसलिए उन चौहानों को बाद में मेवाड़ के अंदर जागीरें दी गई थी, जिनमें कोठारिया, बेतलाल, पारसोली में आज भी वो चौहान रहते हैं। हम नोटिस भी करेंगे, आप तमाम लोग जानते भी होंगे, उन चौहानों को आज भी पूर्वीय चौहान कहा जाता है क्योंकि वो पूर्व की तरफ से आए थे।
सांगा का ये भी दिखाता है कि उन्होंने अपने साथ में जितने भी लोग बड़े थे उनको सम्मान पूर्वक यहीं पर बसा लिया था, उनको बाद में यहाँ पर जमीनें दी थी, यहाँ पर उनको रखा था। सांगा का यदि हम और जीवन जब देखते हैं तो ये भी पाते हैं कि सांगा ने उस समय के जो भी साधु संत थे उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे रिलेशन पाए गए हैं। मैं बीकानेर का हूँ। हमारे बीकानेर में एक बहुत बड़े संत हुए थे जाम्बूजी महाराज, जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। सांगा के उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहे थे और सांगा जाम्बूजी महाराज से बड़े प्रभावित भी थे और जाम्बूजी महाराज से प्रभावित होकर उन्होंने मेवाड़ में बिश्नोइयों की चुंगी समाप्त कर दी थी। चित्तौड़ में देवडुंगरी बहुत एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, जो कि गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण जी महाराज का मंदिर है। उस मंदिर को बनाने वाले भी राणा सांगा थे। ये भी बताता है कि राणा सांगा उस समय के जो भी तत्कालीन हमारे धर्म गुरु हुए थे या संत संप्रदाय या देवता हुए थे, उनका भी कितना सम्मान करते थे। हालांकि सांगा के समय का हमें सांगा का खुद का लिखवाया हुआ कोई भी अभिलेख नहीं मिलता है, पर उनके दो अभिलेख जो उनके समय के अंदर थे वो मिलते हैं। सांगा को लड़ाइयों से फुर्सत ही नहीं मिली थी, जैसा कि पहले भाई साहब बता रहे थे कि अपने जीवन में 19 युद्ध उस व्यक्ति ने लड़े थे और 18 के अंदर जीता था। जो व्यक्ति पूरे जीवन के अंदर ही लोमहर्षक युद्धों के अंदर ही रहा, उस व्यक्ति को दूसरे निर्माण कार्य का तो समय कहाँ ही मिलेगा। लेकिन डिग्गी कल्याण जी का जो मंदिर है ये सांगा के समय में बना था, ऐसा वहां के अभिलेख से पता चलता है कि तिवाड़ी ब्राह्मणों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। डिग्गी कल्याण जी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, तो इस मंदिर से भी सांगा का जो लगाव है वो हमें सीधे तौर पर यहाँ पर दिखाई देता है। सांगा के बारे में और भी जब हम ये चीजें देखते हैं तब और लगता है कि हसन खान मेवाती जो है उसको सांगा ने अपने यहाँ पर शरण दी थी, तो वो शरणागत वत्सलता वाला वापस भी भाव दिखाई देता है, और न केवल हसन खान मेवाती को बल्कि महमूद लोधी को। तो ये भी दिखाता है कि सांगा में किसी भी प्रकार का धर्म को लेकर कट्टरवाद भी नहीं था। भले ही बाबर इस युद्ध को जिहाद करार देता है, लेकिन सांगा की तरफ से ऐसा कोई जिहाद नहीं था। मैं एक और घटना की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। सांगा की मृत्यु के बाद में जो रानी क्रमावती बाद में शासन संभालती है और रानी क्रमावती बहादुर शाह के खिलाफ बाद में जोहर करती है, तो जो गुजरात का बहादुर शाह था उसकी भी पहले अपने भाइयों से नहीं बनी थी और सांगा ने बहादुर शाह को भी शरण दी थी। बहादुर शाह एक लंबे समय तक यहाँ सांगा के पास मेवाड़ में रहकर गया था। नमक हरामी का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिस बहादुर शाह को मेवाड़ में खूब लंबे समय तक रखा गया था, उस बहादुर शाह ने बाद में मेवाड़ पर आक्रमण किया और सांगा की रानी कर्मावती को उसके खिलाफ जोहर करने के लिए विवश होना पड़ा था। हालांकि कई मैं जब किताबें पढ़ता हूं तब आता है कि लिखा आता है कि सांगा की उदारता थी कि उसने आपके बहादुर शाह को शरण दी थी, उसने आपके महमूद खिलजी को यहाँ पे रखा था पर उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था। और कहा जाता है कि सांगा की उदारता बाद में हानिकारक सिद्ध हुई थी और कालांतर में इन्हीं लोगों ने मेवाड़ का बंटवारा करने की कोशिश किया था, मेवाड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। पर मैं कई बार जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सामाजिक मूल्य या कर्तव्य का पालन जो होता है वो अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। हम किसी व्यक्ति के बारे में इसलिए चर्चाएं कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अपने समय के सामाजिक मूल्यों से समझौता नहीं किया था। हम उस व्यक्ति के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि उस व्यक्ति ने अपने कर्तव्य से कभी भी समझौता नहीं किया था। यदि शरण देने को कायरता समझा जाए या शरण देने को या छोड़ देने को उदारता समझा जाए, तो और उस उदारता को हानि समझा जाए, तो फिर तो भारत में एक लंबा इतिहास रहा है शरण देने का और उन लोगों को छोड़ देने का, तो फिर तो उन लोगों के बारे में भी नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इवन अपने तो यहाँ पर राधा सीवी कैसे तक उदाहरण मिल जाते हैं कि उन्होंने कबूतर के चक्कर में अपने शरीर का दान देने की घोषणा कर दी थी। तो भारतीय परंपरा इसी प्रकार की चीजों से बनी है और सांगा भी यदि अपनी उन्हीं परंपराओं का पालन कर रहा था तो सांगा को कम से कम इस चीज के लिए तो दोष नहीं दिया जाना चाहिए कि उसने इस प्रकार की इनको शरण क्यों दी थी। कई बार हम बहुत आगे की चीजों को और पीछे के फीते से नापने की कोशिश करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वर्तमान काल को भूतकाल के फीते से नापने का प्रयास करें। तो सांगा के चरित्र की ये जो हमें कमियां दिखाई देती है, इन कमियों की तरफ भी हमें दूसरे पहलू से सोचना पड़ेगा। उस पर उसकी जो उदारता है हमें भी उस पर उदारता से विचार करना पड़ेगा, तब हम उन चीजों को समझ पाएंगे। कई बार हम पुरानी चीजों को आज के विचार से सोचने का प्रयास करते हैं, उन पर बहुत अलग प्रकार लगाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि मेरा यह भी मानना है कि समय उसके पक्ष में नहीं रहा था। मैं कई बार जब इस बात को बैठकर सोचता हूं कि यदि खानवा के युद्ध में सांगा जीत जाता तो उसका अगला रिजल्ट यह है कि भारत की राजधानी चित्तौड़गढ़ हो जाती। मैं जब स्वामी दयानंद सरस्वती को पढ़ता हूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं कि भारत के अंदर यदि कहीं पर गुरुकुल बनाए जाने चाहिए तो चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाए जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि यदि सांगा खानवा का जीतते तो भारत की राजधानी संभवतः चित्तौड़गढ़ हो जाती है, और भारत की राजधानी यदि चित्तौड़गढ़ हो जाती तो स्वामी दयानंद सरस्वती की जो परिकल्पना है कि यहाँ पर गुरुकुल बनाए जाने चाहिए, वो परिकल्पना भी उतनी सत्य होती।
सांगा के चरित्र के, जैसा कि पहले अपने बात कर रहे तभी ये था कि हम किसी व्यक्ति के गुणों पर यदि दृष्टिपात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सांगा, और जैसा कि बताया कि पूज्य श्री तन सिंह जी सांगा और दुर्गादास से सबसे अधिक प्रभावित थे, क्योंकि सांगा और दुर्गादास ही वो व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान को एक करने का प्रयास किया था। अभी मैं 1960 में कोई एक पृथ्वीराज मेहता की लिखी हुई बुक पढ़ रहा था, उस बुक में बाकायदा एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही सांगा, प्रताप और दुर्गादास है, कि इन लोगों ने वाकई साधारण लोगों के साथ में मिलकर, प्रत्येक व्यक्ति को साथ में लेके, अलग अलग धर्मों के लोगों को साथ में जोड़ के राजस्थान को एक करने का प्रयास किया था। आज भी जब हम देखते हैं कि परिस्थितियां बड़ी विकट रहती है सामाजिक रूप से, राजनीतिक दृष्टि से, उस समय चाहिए कि कोई ना कोई सांगा और दुर्गादास जैसे लोग हो जो लोगों को एक कर सके, उन्हें एक सूत्र में बांध सके। तो हम चूंकि वैसा व्यक्तित्व तो नहीं ढूंढ पाते, लेकिन उन व्यक्तित्व के अंदर जो भी अच्छी बातें थी उनका तो अनुसरण किया जाना चाहिए। और ऐसे कार्यक्रमों का भी मुझे लगता है उद्देश्य इसी प्रकार का रहे तो ज्यादा ठीक रहे, कि हम केवल संघा के बारे में बात ही ना करें, उन्होंने जो काम किए थे वो करने का प्रयास भी करें, और उन्होंने जिस प्रकार सब लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, सब लोगों को साथ में लेके बसाने का प्रयास किया था, वो भी हो। एक बात और कहकर मैं बात समाप्त करूंगा। तमाम किताबें लिखती है कि सलहदी तंवर जो था, जो कि रायसीन का राजा था, और वो सांगा की सेना को छोड़ के खानवा युद्ध में बाबर की तरफ से चला गया था। मैं जब उसके दूसरे के रेफरेंस देखता हूं तो मैं यह भी पाता हूं कि सलहदी तंवर की बाबर की तरफ जाने की ऐसी किसी घटना का उल्लेख बाबर अपनी किताब में नहीं करता है। ऐसी किसी भी घटना का उल्लेख बाद में लैनपुर और तोड़ जैसे इतिहासकारों ने भी नहीं किया। वीर विनोद, जो कि बहुत बाद में लिखी गई थी, उस घटना का उल्लेख मिलता है। क्योंकि यदि रायसीन का सलहदी तंवर बाबर की तरफ चला जाता तो बाबर चंदेरी पर आक्रमण करने के बाद में रायसीन की तरफ आक्रमण करने के बारे में नहीं सोचता। हमें यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाद में रायसीन का सलहदी तंवर मेवाड़ में रतन सिंह के पास में शरण लेने के लिए आता है, मेवाड़ के रतन सिंह उसको शरण देते हैं। यदि रायसीन के सलहदी तंवर ने सांगा का पक्ष छोड़ के बाबर का पक्ष लिया होता तो उनका बेटा रतन सिंह जो था वो कतई उनको इधर नहीं आने देता। मीराबाई के बारे में तो मैं आपको चाहूंगा कि आप तमाम लोग कभी सौभाग्य कुंवरी राणावत की लिखी हुई मीरा चरित पढ़े। उसके शुरू के अंदर सांगा का जो मीरा के बारे में वर्णन है, सांगा की मीरा के प्रति जो भावना है, वो बड़ी सुस्पष्ट रूप से सामने आती है कि किस प्रकार वह व्यक्ति मध्यकालीन की जो रीतियां उनको तोड़ देता है। मध्यकालीन की रीतियां ये कहती है कि उस समय सती प्रथा थी और पति के मरने के बाद में उनकी पत्नी सती हो जाती थी। जब भोजराज की मृत्यु होती है, भोजराज की मृत्यु सांगा के जीवन काल में हो गई थी, और मीराबाई के लिए सांगा मना करते हैं कि सांगा जैसी महान भक्त महिला को किसी प्रकार से सती नहीं होना चाहिए, उन्हें अपनी भगवान भक्ति के अंदर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। आज जब मीराबाई के बारे में अनेक प्रकार की इधर उधर की बातें की जाती है, तब सांगा के उस चरित्र को भी ध्यान दिया जाना चाहिए। एवं ये कहा जाता है कि चूंकि मीरा विधवा थे और विधवा महिला को किसी शुभ कार्य में आगे नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद सांगा उन्हें हर शुभ कार्य में आगे लाया करते थे कि मीराबा को आगे लाया जाना चाहिए, और वो चूंकि भक्त महिला है इसलिए उनका आशीर्वाद ही मिलेगा। इस प्रकार के हमें कुरीतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो सांगा अपने समय की कुरीतियों को तोड़ने वाले राजा भी हुए थे। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने दी। यदि और कोई बातें इससे निकल कर आती है आप पूछेंगे तो शायद मैं और बता पाऊंगा। धन्यवाद राजवीर बना। ये जो सांगा के व्यक्तित्व के बारे में अपन ने इतना सुना, इसमें कई चीजें बाहर उभर के आई। सबसे बड़ी चीज जो रायपाल जी के व्यक्तित्व की बात आपने बताई है, कि जो न्याय की बात ही है, जिस न्याय की बात को, सामान्य आदमी के न्याय की बात को, न्याय की सुलभता की बात को जो भारत का संविधान आज करता है, उस तरह की सुलभता हमारे पूर्वजों ने किस तरह से उपलब्ध करवाई, इसका इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि अपने बेटे के हत्यारे को भी सजा इसलिए नहीं दी क्योंकि बेटा गलत था। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, ऐसे घर घर में उदाहरण है। राजवीर साहब बीकानेर है, और पीबीएम हॉस्पिटल जो प्रिंस विजय सिंह अस्पताल है बीकानेर का, वो प्रिंस विजय सिंह जी कौन थे? कोई छोटी मोटी गलती उनसे हो गई, और उस गलती का परिणाम ये हुआ कि महाराजा गंगा सिंह जी के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई, और उन्होंने अपना आत्म अपने आप को समाप्त कर दिया, प्रिंस विजय सिंह जी ने। मतलब किस कैसा अद्भुत चरित्र रहा होगा कि पुत्र है, परिवार का सदस्य है। न्याय की जब बात आई थी तब कोई किसी से किसी तरह का लाग लपेट रखे बिना और शुद्ध रूप से न्याय के पक्ष में आए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके पक्ष में खड़े रहे। तो रायमल जी का ये जो व्यक्तित्व है, जो आज तक हम लोगों को पता नहीं था, इस तरह की जानकारी जो सामने आई, इस बात को अधिकतम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। दूसरी बात, राजवीर साहब बात कर रहे थे उदारता की, तो भारत में हमेशा जीवन मूल्यों की, आदर्शों की बात की गई है, और आदर्शों के लिए जीवन जिया गया। बाबर आदर्शों के लिए ही जी रहा था। आप जो कह रहे थे कि बहादुर शाह ने जो नमक हरामी करी, तो बहादुर शाह को कौन याद करता है आज? किसका आदर्श है बहादुर शाह? लेकिन सांगा सभी के आदर्श है।
जो बहादुर शाह बचपन में पूरा का पूरा बचपन अपने यहाँ बिता के जाता है सांगा के यहाँ, और वही सांगा की मौत के बाद कर्मावती के समय आक्रमण करता है, तो उस बहादुर शाह को कौन याद करता है? ठीक है, उसने जीत लिया, थोड़े दिन आराम से रह लिया होगा, खत्म। इसलिए और ये भौतिकवाद से प्रेरित जो बातें हैं कि आदर्श की बात क्यों की जानी चाहिए, आदर्श के कारण हम लोग नुकसान में रहे, यदि नुकसान में रहे होते तो आज सांगा को कौन याद करता। और ये जो बात, दूसरी बात, तन सिंह साहब ने एक लेख लिखा है अभी उनके, तन सिंह जी के जीवन के समय ही संघ शक्ति में भाषा के ऊपर एक विशेषांक छपा था, उस विशेषांक को भी मैं पढ़ने को मेरे, बिल्कुल उसमें अंतिम जो लेख है सिंह साहब ने लिखा है कि सांगा हारे कब? क्या अपनी आंख को फूटने के बाद, अपने भाइयों के द्वारा मारे जाने का प्रयास करने के बावजूद भी सांगा हारे? क्या वो खातोली के युद्ध में उनका हाथ और पैर खराब हो जाने के बाद भी हारे? विचार कीजिए कि क्या उनके पुत्र भोजराज समाप्त हो गए, मारे गए, उसके बावजूद भी सांगा हारे? कौन सी जगह पे सांगा हारे? और फिर हारे तो फिर चंदेरी में क्यों गए वापिस? आप विचार कीजिए, जिस राजा की ये स्थिति है कि उसके हाथ कटा हुआ है, उसके पैर नहीं है, उसकी आंख फूटी हुई है, उसके शरीर पे 80 घाव है, उसके बावजूद भी वो हाथी पे बैठ के इसलिए जाता है कि पूरी सेना मेरे को देख सके। हम कह सकते हैं कि उनकी गलती थी, युद्ध की रणनीति के तहत उनको हाथी पे घोड़े पे बैठ के जाना चाहिए था, लेकिन वो क्यों बैठे हाथी पर? वो इसलिए बैठे कि जो सेना का मनोबल है वो बना रहे। उस सेना को मनोबल बनाए रखने के लिए जो वो सामने गए। क्या हारने वाला व्यक्ति इस तरह की बात करता है? और फिर उस युद्ध से हटने के बाद जब सब कुछ समाप्त हो चुका, आसपास के सब लोग उनके विरोधी हो चुके, उसके बावजूद भी मेदिनी राय की सहायता के लिए, जिस मेदिनी राय को प्रारंभ में उन्होंने शरण दी थी, अंतिम समय में भी उसी मेदिनी राय की सहायता के लिए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई हारा हुआ व्यक्ति ये कर सकता है? हारे नहीं सांगा। सांगा परिस्थितियों की विपरीतता के कारण संसार से विदा हो गए, और संसार से विदा भी हारे हुए व्यक्ति की तरह नहीं हुए, संघर्षशील व्यक्ति की तरह हुए। इसलिए सांगा के जीवन से यदि कुछ सीखा जाता है, सीखा जा सकता है, तो सबसे बड़ी बात जो सीखी जा सकती है वो है कि तमाम तरह के विपरीत गडरिये के रूप में उन्होंने काम किया। उन्होंने ये जो जिनके आप बात कर रहे थे, जयपुर आमेर के कच्छावा शासक जो थे, उनके यहाँ प्रहरी के रूप में काम किया। छोटी सी रियासत थी श्रीनगर, जिसके वो करमचंद पंवार थे वहां के, वो लूट मार के करते रहते हैं। उन करमचंद पंवार के यहाँ भी एक घुड़सवार के रूप में उन्होंने काम किया। और टीकरण का भी जो बताया जाता है कि धूप में एक सांप, जब वो सो रहे हैं धूप में, घोड़े की वो जो जीन को उतार के उसका सिराना लगा के सो रहे हैं, उस समय उन पर कोई एक सांप है, वो आके धूप से बचाने के लिए फण से छाया करता है। तब करमचंद को समझ में आता है कि ये तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, और करमचंद जाके उनसे पूछता है। जब पता चलता है, पता चलते ही करमचंद अपनी पुत्री का उनसे विवाह करता है। ये भी एक राजस्थान की विशेषता रही है कि राजपूत को मान्यता तब मिलती थी जब राजपूत कोई अपनी लड़की की शादी उनसे कर दिया करता था। और जो ही करमचंद अपनी पुत्री की शादी करता है, रायमल जी को पता चलता है, रायमल जी सांगा को वापस बुलाते हैं। तो अद्भुत व्यक्तित्व है। और विचार कीजिए आप, उस युग में जब इतनी मारकाट हुआ करती थी, एक भी अपने समकालीन शासक पे उन्होंने, जब तक सामने वाले ने बदमाशी नहीं की तब तक आक्रमण नहीं किया। इससे उत्कृष्ट उदाहरण क्या हो सकता है कि इतना महत्वाकांक्षी शासक होते हुए भी उन्होंने कभी भी बीकानेर पे आक्रमण नहीं किया, कभी भी उन्होंने मारवाड़ पे आक्रमण नहीं किया, उन्होंने जयपुर आमेर पर आक्रमण नहीं किया, उन्होंने बूंदी पे आक्रमण नहीं किया, उन्होंने चंदेरी पे आक्रमण नहीं किया, उन्होंने डूंगरपुर पे आक्रमण नहीं किया। और जो बड़ी बात राजवीर शाह ने विशेष रूप से बताई कि हर जगह जो जैसे उन्होंने मेदिनी राय को स्थापित करने का प्रयास किया, वैसे वैसे ये पुरीविया चौहान वाली बात कितनी विशेष बात है कि ठेठ उत्तर प्रदेश में मैनपुरी से चौहानों को लाकर और उनको स्थापित करने का और मजबूत करने का प्रयास किया, जैसे उनको वापिस यदि जीत जाए खानवा के युद्ध में तो दिल्ली सौंपी जा सके। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के कारण ही सांगा को आदर्श व्यक्तित्व माना जा सकता है। और विशेष विडंबना यह रही कि सांगा के व्यक्तित्व को प्रकटीकरण जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाया। इसलिए हम सब लोगों का यह दायित्व बनता है कि उनके व्यक्तित्व के इस उत्कृष्ट स्वरूप को, कितनी धूर्तता से ये बात कह दी गई कि सांगा ने उसको, बाबर को बुलाया था। हालांकि आज ये बात आउट ऑफ डेट हो चुकी है, आज इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता, लेकिन करने वाले ने कितनी धूर्तता पूर्वक बात की होगी। कैसे इस बाबर की उस डायरी में से एकमात्र चीज को निकालकर उसको इतना प्रचारित कर दिया गया, और इतना प्रचारित कर दिया कि खानवा के युद्ध में सांगा हार गए, उनके खातोली के युद्ध में जीत गए, ये नहीं बताया गया।
उससे पहले जैसा अभी राजवीर साहब बता रहे थे कि उसके जो अरावल था बाबर का, उसको जिसका सेनापति अब्दुल अजीज था, 22 फरवरी का वो जो क्या हुआ आपके वहीं का खानवा का युद्ध, जिसमें पूरी की पूरी सेना 2 मील तक भाग के जाती है सांगा के सामने, उसको कोई नहीं बताया जाता। 18 युद्ध जीते उसके बारे में चर्चा नहीं करते, 19वां युद्ध हार गए उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये नकारात्मकता केवल हमारे मनोबल को, भारत के मनोबल को, भारत की जो श्रेष्ठताएं थी उनके प्रति नकारात्मकता, इस तरह की बातें की गई। इसलिए हम लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि इस तरह की पॉजिटिव चीजें हैं, जो उनका जो श्रेष्ठ पक्ष है, उस श्रेष्ठ पक्ष को हम भी जाने और हमारे सभी लोगों को बताएं, जिससे हम उन सबसे प्रेरणा ले सकें और प्रेरणा लेकर और अपने जीवन को वैसा बना सकें। इसमें और एक अद्भुत बात जो अभी पढ़ने को मिली कि हम बात करते हैं उसकी ऊंटाला के बात की, कि ऊंटाला के गढ़ में उस पे सामने खड़े होके, किले के दरवाजे के सामने खड़े के और हाथी से टक्कर दिला के और हमारे वो दरवाजा तोड़ा गया था। सांगा के समय भी ऐसी ही घटना हुई थी। सांगा के समय जब वो ये क्या आपके अहमदनगर पे जब आक्रमण होता है, जब वो लूटते हैं सांगा, उससे पहले जब 1514 में गुजरात के सुल्तान जो आपने जैसा बताया मुजफ्फर द्वितीय, जो अहमदनगर के जो निजामुल्लक आक्रमण करता है ईडर पर, तो उस समय भी किले को तोड़ने के लिए वागड़ के डूंगर से पुत्र कानदेव दोनों किले के सामने खड़े होते हैं, हाथी से टक्कर तक दिलवा के उस किले को तोड़ देते हैं। कैसे अद्भुत लोग रहे हों। जिस 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 भारत की हम बात करते हैं, जिस आदर्श की हम बात करते हैं, जिस भारत के संसार का सिरमौर बने रहने की हम बात करते हैं, कभी रहा है, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कैसा कैसा बलिदान दिया है। उस बलिदान को यदि हम याद करें, तो ऐसी स्थिति में फिर हम लोगों को क्यों तो निराश होना चाहिए, क्यों हम लोगों को पीछे खिसकना चाहिए, क्यों हमारे मन में निराशा का भाव आना चाहिए। ये सब हम लोगों के उत्साह को, हम लोगों के संकल्प को और हम लोगों के श्रेष्ठता का भाव जो है उसको जागृत कर। लेकिन ये श्रेष्ठता का भाव अहंकार के लिए नहीं है। पूज्य मार्ट साहब हरिवंश सिंह जी ने लिखा है कि इतिहास गौरव का ही विषय नहीं है, इतिहास से बड़ा शिक्षक कोई नहीं होता। कहते वो अहंकारी होकर उस इतिहास के बल पे अपने श्रेष्ठता की बात, इतिहास बल पर श्रेष्ठ होने की बात किया करते हैं, लेकिन जो शिक्षक के रूप में इतिहास को ले लेते हैं, वो अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करते हैं। क्षत्रिय संघ इसी दृष्टिकोण से इतिहास को लेने की बात करता है। इसलिए हम सब लोगों को इतिहास को इसी दृष्टिकोण से लेने के लिए हम सब लोगों को भी अपने आप को तैयार करना चाहिए और हमारे आसपास के लोगों को भी तैयार करने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। ये श्रृंखला जो 3-4 साल से बंद थी, इसको हमने आज वापस शुरू किया है। राजवीर साहब को हम लगातार इसमें उपयोग करते रहेंगे। आपका इतिहास के प्रति जो अध्ययन है, अध्ययन से बड़ी बात है कि आप अभी तक अध्येता मतलब विद्यार्थी बने हुए हैं। जब मैंने अब आपसे बात करी तो आपने कहा कि बाबा मेरे को 2 दिन का समय देना पड़ेगा तैयारी के। तो जो पढ़ता है वो तैयारी करके हम सब लोगों को बता सकता है। हमारे में से एक व्यक्ति ऐसा है जो इस तरह से पढ़कर हम सबको बता सकता है, तो मैं कोई इनके सामने बहुत ज्यादा बड़ाई करके इनके वो वो तो नहीं करना चाहूंगा कि इनके मन में, लेकिन ये निश्चित रूप से आप अपनी उपयोगिता जो है आपकी, वो उपयोगिता बहुत ज्यादा है और उस उपयोगिता के माध्यम से हम समाज में हमारे इतिहास के प्रति जो जो प्रेरणा का भाव है वो पैदा कर सकते हैं। आपके सहयोग की हम सब लोगों को हमेशा आवश्यकता रहेगी। आप सब लोगों में से कोई इस विषय में कुछ पूछना चाहे तो बोलें, नहीं तो फिर अपन 1 घंटा हो गया, अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना है सांगा के बारे में, ये जो बताया इसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो बोले। कोई तो बोल के और कार्यक्रम का समापन कर दक्ष। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षम युद्धे चाप्ये पलायनम दानम ईश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। संघ ध्वज प्रणाम 1 2 3। जय संघ शक्ति।